हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मृति सिंह स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल एलवी विथ एसएस पे। आपने क्लासेस में सारे सेट कर लिए हुए हैं। आपका सारा सेट फिनिश हो चुका है। 1 से लेकर 4 तक के सेट मैं आपको क्लास में करवा चुकी हूँ पूरे डिटेल्स के साथ। आज मैं आपको करवाऊंगी सेट 5 जो आपका रह गया है। ठीक है, 5वें सेट में क्या है देखिए, आज का क्वेश्चंस क्या है आपका। और जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये क्लास 12th की बात हो रही है। क्लास 12th के जितने भी सेट्स हैं वो सारे सेट्स में करवा चुकी हूँ, है ना। आज हम लोग सेट 5 करेंगे क्लास 12 की। जितने इंस्ट्रक्शन है वो आपको पहले से ही पता है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। ये सभी 35 क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। पूरे 1.5 घंटा इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। ये सब पहले से ही आपको पता है। जब मैं पहला सेट आपको बता रही थी उस पहले सेट के टाइम में ही मैं आपको सारे डिटेल्स समझा दी थी कि एग्ज़ाम में क्या क्या होना है। तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो 35 क्वेश्चन आएंगे बायोलॉजी में, और ये 35 क्वेश्चंस आपको सारे के सारे अटेंड करने हैं। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको पहले ही पता है। तो देखिए सेट 5 में क्या है। सेट 5 में पहला क्वेश्चन क्या है आप समझ लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पहला नंबर क्वेश्चन में आप देखो क्या है, पूछा जा रहा है जीनोम शब्द का संबंध निम्न में से किससे है। तो ये तो पहली बात है, जीनोम। जीनोम अगर जानते हो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पता लग जाएगा कि जीनोम किससे संबंधित होगा। जीनोम आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाई हूँ क्लास में कि जीनोम होता क्या है। जीनोम क्या है कि जीनोम उसको बोलते हैं जो पूरे मानव का या किसी भी जीव का जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पे उपस्थित जितने सारे जीन होते हैं, वो जीन कौन सा लक्षण प्रदर्शित करेगा, वो जीन कौन से लक्षण को दर्शाएगा, ये पूरे बारे में जो पता होती है, और कौन से गुणसूत्र पे कौन सा जीन उपस्थित होता है, वो आगे चल के कौन सा प्रोटीन बनाएगा, ये सारी चीज़ें जब जानकारी मिलती है, ये सब जो होता है ये सब जीनोम कहलाता है। तो बात आती है हमारा ऑप्शन क्या है वो देखा जाए। तो ऑप्शन देखिए क्या पूछा जा रहा है ए में, किसी जीव में उनके माता पिता से प्राप्त कुल गुणसूत्रों की संख्या कहलाती है क्या। मीन्स कि जो भी जीव हैं वो जीव में उसके माता पिता से जो प्राप्त गुणसूत्र होता है यानी कंप्लीट पूरा। आप जानते ही हो कि माता और पिता दोनों से जब युग्मक निषेचित होता है तो दोनों में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। माता में 23 और पिता में भी 23, जो मानव की बात हो रही है। ठीक है, तो मानव में 23 माता से आ रहा है और पिता से 23 गुणसूत्र आ रहा है। दोनों मिलकर के पूरे 46 गुणसूत्र बनते हैं, जो कि 46 गुणसूत्र को हम लोग 2n से दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या इसको जीनोम बोलते हैं? चलिए देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता इसको बोलते हैं। और आगे देखिए क्या है, किसी जीव में उनके माता पिता में से किसी एक से प्राप्त कुल गुणसूत्रों का समूह जो होगा वो कहलाएगा जीनोम। या फिर आपको लगता है कि दोनों होगा, या फिर लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये सही जवाब है। ठीक है, किसी जीव में उनके माता पिता में से किसी एक के प्राप्त गुणसूत्रों के समूह को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये जब कोई भी माता पिता में से किसी का अगर गुणसूत्र आया उस पर जो उपस्थित गुण है वो सब जीनोम ही कहलाता है, उसको जीनोम कहते हैं। तो ये जीनोम हो गया। दोनों मिला करके क्या होगा वो चीज़ नहीं, ये सिर्फ एक का माना जाता है, वो कहलाएगा जीनोम। तो एक का ऑप्शन बी हो गया सही जवाब। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर सवाल में पूछा जा रहा है मानव जीनोम के अतिरिक्त निम्न में से किन किन जीवों का अनुक्रम किया जा सकता है। ये भी बहुत ही आपके लिए आसान सवाल है, क्योंकि आप जीनोम जान चुके हो कि जीनोम किसको कहते हैं, तो इसको चुनना आसान है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो मानव जीनोम है, मानव जीनोम तो पता लग ही चुका है कि कौन सा जीन क्या एक्सप्रेस करता है, कौन से गुणसूत्र पे कौन से जीनोम उपस्थित होते हैं, ये सब पता है। लेकिन मानव के अलावा इसको छोड़कर अगर देखें तो और कौन-कौन से जीव हैं जिनमें जीनोम अनुक्रम पता लग चुका है, ये जीनोम के बारे में पता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है जीवाणु और ईस्ट, सिनोर हैबिडिटिस एलिगेंस और फलमक्खी यानी ड्रोसोफिला। तीसरा दिया हुआ है धान और एरेबिडाप्टिस और ऑल ऑफ द एबव यानी सभी। तो एराबिडोप्सिस होगा, या फिर जो धान और एराबिडोप्सिस है वो होगा, या फिर आपको लगता है कि बी होगा, ए होगा, या आपको लगता है सभी होगा।
ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, ये सभी होंगे क्योंकि मानव के अलावा जीवाणु और ईस्ट में बहुत सारे आनुवांशिक चीज़ों का रिसर्च हुआ है, अनुसंधान हुआ है, तो उसके भी पता है। और फल मक्खी तो मैं पहले भी आपको बताई थी, फल मक्खी तो एक हमारा सैंपल है ही बहुत बड़ा सैंपल, जिसमें कि आनुवांशिकता के बारे में हमें जानकारी मिली है। तो ड्रोसोफिला होगा ही होगा, उसके साथ जो सिनोपडेप्टिसिस है वो भी है, और जो राइस है यानी धान चावल उसका भी हमें पता है। तो इसमें सही जवाब सारे के सारे हो गए। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीन, यानी निम्नांकित में से किन गुणसूत्रों पर जीन की संख्या क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम होती है। क्रमशः कहने का मतलब जैसा यहाँ पर ऑप्शन दिया है उस हिसाब से आपको चुनना है कि किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन से गुणसूत्र पे जीन, वो पहला होना चाहिए, और जिसमें कम पाया जाता है गुणसूत्र में जीन वो दूसरे स्थान पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ऑप्शन, आप उसको देखिए इसमें से क्या होगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि यहाँ क्रमशः अगर लेकर चलें तो गुणसूत्र संख्या 1, अगर गुणसूत्र जो पहला गुणसूत्र होता है उस पे संख्या जो होगी वो ज़्यादा होगा, या फिर जो एक्स गुणसूत्र होगा उसमें कम होगा। क्या होगा? ये होगा, क्या लगता है? तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए सवाल को, तब आप अच्छे तरीके से ध्यान से कर पाओगे। सीधी सी चीज़ें यहाँ पूछी जा रही है कि हमारे शरीर में जितने गुणसूत्र उपस्थित हैं, पूरे के पूरे 46 गुणसूत्र, उसमें कौन से गुणसूत्र पे जीन की संख्या अधिक होती है और कौन से गुणसूत्र पे जीन की संख्या कम होती है। सबसे कम जिस पे होती है वो बताना है और सबसे अधिक जिस पे होती है वो बताना है। उसी के हिसाब से ऑप्शन दिया हुआ है। जो सबसे अधिक है वो पहले स्थान पर होगा और जो कम होती है जिसमें वो दूसरे स्थान पे होना चाहिए। पहला ऑप्शन में अधिक वाला, दूसरा में रहना चाहिए कम वाला। तो देखिए ऐसा कौन सा है। तो लिखा हुआ है गुणसूत्र की संख्या 1 पहले गुणसूत्र पे अधिक होता है क्या, और एक्स गुणसूत्र पे कम होता है, ऐसा है क्या? तो पहले गुणसूत्र पे अधिक होता है लेकिन एक्स गुणसूत्र पे सबसे कम होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। क्रमशः एक्स गुणसूत्र पे सबसे अधिक नहीं होता, तो ये हमारा गलत है। गुणसूत्र की संख्या सबसे अधिक 1 पे होती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गुणसूत्र संख्या 1, हाँ, गुणसूत्र संख्या 1 पे सबसे अधिक जीन होता है और वाई गुणसूत्र पे सबसे कम होता है। यस, ये आपका सही जवाब है। और चौथे में जो है आप वो देख लीजिए कि पहले तो आंसर हमें मिल ही गया है, पर देख लीजिए चौथा में क्या पूछा जा रहा है। क्रमशः वाई में सबसे अधिक होता है, नहीं, ये तो उल्टा दे दिया गया है कि वाई में लिख दिया है सबसे ज़्यादा होता है और गुणसूत्र की संख्या 1 में जिनकी सबसे कम होती है, ये पलटा हुआ है, ये गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका सही जवाब हो गया कि जो क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र की संख्या 1 जो है उस पर अधिक होती है और वाई पर कम होती है, सबसे ज़्यादा ही कम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी सही जवाब। देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पूछा जा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक निम्न में से किसमें सहायक है। ये भी आसान सवाल है आपके लिए। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं यानी कि जो डीएनए का पूरा जीन बैंड का हम लोग पैटर्न निकालते हैं एक तकनीक से, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक है जो आपको क्लासेस में बताया गया था कि कौन सी तकनीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक करके हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, यानी कि डीएनए में कौन कौन से जीन उपस्थित हैं, किस तरह का उसका बैंड है, ये पता लगाते हैं। तो ये क्यों करते हैं वही आपको बताना है कि ये टेक्निक करने का क्या महत्व है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, किसी जनसंख्या के विभिन्न जीवों या लोगों के बीच की समलक्षणीय या लक्षण प्ररूपी विभिन्नता का पता लगाने में। क्या ऐसा होता है? ऐसा करने के लिए कहने का मतलब कि जो भी जनसंख्या है उसमें विभिन्न प्रकार के जीव हैं और विभिन्न लोग हैं, उसके लक्षण को दर्शाने के लिए, उसके कौन से लक्षण होंगे वो दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नहीं, उसमें से लक्षण तो पता लगता ही नहीं, सिर्फ जीन पता लगता है, बाकी वो लक्षण कौन सा होगा ये तो नहीं पता लगता। तो ए तो यहाँ पर नहीं होने वाला। किसी समुदाय के विभिन्न जीवों या लोगों के बीच की समलक्षणीय या लक्षण प्ररूपी विभिन्नता का पता लगाने में, यस, ये होता है। ये
नो नो नो, यहाँ भी लक्षण रूपी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल नहीं होता। यहाँ भी लक्षण रूपी, क्योंकि लक्षण रूपी उसमें हमें पता लगता ही नहीं, वो जो फिनोटिपिक होता है ना, फिनोटिपिक लेवल, वो भी नहीं होता। यहाँ पे एक जनसंख्या की बात हो रही थी ऑप्शन ए में, और यहाँ पूरे समुदाय की बात हो रही है। समुदाय कहने का मतलब कि जब विभिन्न प्रकार के जनसंख्या एक साथ समूह बना ले ना, तो वो समुदाय कहलाता है। उस समुदाय के बीच में क्या भिन्नता है, उसमें कौन से लक्षण हैं, कौन से लक्षण नहीं है, वो पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं किया जाता। तो बी भी यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन सी है, किसी जनसंख्या के विभिन्न जीवों या लोगों के बीच की आनुवांशिक विभिन्नता का पता लगाने में। यस, ये आपका सही जवाब है बिल्कुल। कोई भी जनसंख्या है, कोई भी जनसंख्या क्या है, जनसंख्या आपको पता ही होगा कि क्या किसे कहते हैं, क्या होता है जनसंख्या। जनसंख्या ये है कि कोई भी एक प्रकार का जीव का एक समूह हो जाए तो वो जनसंख्या कहलाता है। जैसे मानव, मानव की जो एक समूह बनेगी वो जनसंख्या हुआ। कोई और जंतु जैसे बिल्ली, बिल्ली का पूरा एक समूह बना तो वो बिल्ली की एक जनसंख्या है। तो उसके जीन में क्या भिन्नता है, उसके जीन में क्या अंतर है, उन उन जीवों के बीच का सिर्फ अनुवांशिक रूप तक, सिर्फ अनुवांशिक, उसके जीन पर खाली हम लोग उसके भिन्नता को पता लगा सकते हैं, तो वो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये यहाँ पर सही जवाब है। और डी में दिया है नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें यहाँ पे पता है कि सी यहाँ सही जवाब है, तो डी होने का कोई बात ही नहीं है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है अगला सवाल। अगला सवाल 5 नंबर, 5 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वही क्वेश्चन को उसी आधार पे, उसी टॉपिक से संबंधित आपका ये है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी पूछा गया था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक करते क्यों है, किस लिए, तो वो पता लग गया। अब आपको पूछा जा रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब कि कौन से सिद्धांत पे ये टिका हुआ है, किस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो देखिए दिया क्या है, यहाँ लिखा हुआ है डीएनए के अनुक्रमों से मिलने वाली समानताएं, क्या वो जो डीएनए के बीच में तरह तरह का जो डीएनए उसमें जो समान जीन है उन सब की चीज़ों को पता करते हैं उस आधार पे। नो, ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ समानता उसमें हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है डीएनए के अनुक्रमों में मिलने वाली विभिन्नताएं, जो डीएनए के अनुक्रम में जो बदलाव होता है, जो भिन्नता होती है, किसी में कुछ, किसी में कुछ, किसी जीव में अलग ढंग का है, किसी जीव में अलग ढंग का जीन है, क्या इसको पता करने के लिए करते हैं? नहीं, ये भी उस सिद्धांत पे भी कार्य नहीं करता। तो डीएनए अनुक्रमों में से मिलने वाली बहुरूपता, यस, ये आपका सही जवाब होगा, क्योंकि जो डीएनए का अनुक्रम होता है, वो डीएनए अनुक्रम में जो विभिन्न प्रकार के उसके लक्षण होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उसके जीन पैटर्न है, जो वही विभिन्न प्रकार का सब किसी में एक समान हो गया, किसी में अलग हो गया, तरह तरह का। तो ये बहुरूपता जो होती है ना डीएनए में, उसके अनुक्रम की, उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाते हैं और उसी आधार पे वो कार्य करता है। तो ये आपका सही जवाब है। और डी में दिया है प्रोटीन में विभिन्नताएं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रोटीन में क्या अंतर आएगा वो पता करने के लिए हम लोग डीएनए का पता नहीं करते, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं करते। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो गया सी, और डीएनए अनुक्रमों में से मिलने वाली बहुरूपता, ये हो गया सही जवाब। अगला सवाल क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 6 में है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई थी। ये तो बहुत आसान सवाल है आपके लिए, मैं क्लास के दौरान आपको समझाई थी। अगर आप जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वरना मैं तो अभी आपको बता ही रही हूँ। लाइव क्लासेस है, इस क्लास में आप आंसर करिए, अगर कोई आंसर करते हो तो मैं आपको आपके नाम को यहाँ पर बताऊंगी। ठीक है, चलिए कोई नाम तो आ नहीं रहा, कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या ऑप्शन है, ऑप्शन में से जो भी है देखिए। तो शायद आप लोगों को लगता है नहीं पता है, तो चलिए मैं बता देती हूँ क्या है। रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में से किसके द्वारा विकसित की गई है। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक कर सकते हैं आज हम लोग, बहुत सारे उससे काम होते हैं, बहुत इसका फ़ायदा है फॉरेंसिक टेस्ट के लिए, पैटर्निटी टेस्ट के लिए, यानी माता पिता के जीन को, डीएनए को टेस्ट करने के लिए, और बहुत तरह के कार्य के लिए इसको
इस्तेमाल किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कहीं पर क्राइम होता है तो क्राइम में कोई जो विक्टिम है यानी कोई दोषी है, तो वो दोषी का डीएनए अगर मैच करें हम लोग, तो उसमें अगर मैच होता है तो वो विक्टिम होगा, ये तो दोषी होगा, ये तो साबित नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर वहाँ कोई सैंपल मिलता है एक जहाँ पे कुछ क्राइम हुआ है वहाँ से, और उस दोषी का कुछ सैंपल मैच कर जाता है, तो कोई ना कोई उस क्राइम से उसका रिश्ता तो ज़रूर है। वो चीज़ भले प्रूफ हो जाएगा, पर वो उसने क्राइम किया है ये तो प्रूफ नहीं होगा, पर इतना तो ज़रूर प्रूफ हो जाता है डीएनए पैटर्न से मिला करके कि हाँ, ये जो है कुछ ना कुछ इसका उससे ताल्लुक है। तो ये जो हमारा ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आज, ये सारे जो दिक्कतें हैं वो हमारा इसके वजह से सॉल्व हो रहा है, तो ये किनके मदद से ऐसा हो पाया? किसने इसको विकसित किया है? तो आप ऑप्शन दिया हुआ है सिंगर और निकोलसन, नहीं इसने नहीं किया था। मेसेल्सन और स्टाल, इन्होंने भी नहीं किया था। एलेक जेफरी, यस, ऑप्शन सी एलेक जेफरीज, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक ये एलेक जेफरी ने विकसित किया था, और एलेक जेफरी सही जवाब हो गया। वॉटसन तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं होगा। चलिए आगे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है बेनाइन ट्यूमर डिफर्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर इन विच वे? सुदम अबूर्द, दुर्दम अबूर्द किस रूप में एक दूसरे से भिन्न है? मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से ये समझाई थी। असल में ये जो ट्यूमर है, यानी जिसको कि अबूर्द बोलते हो ट्यूमर, तो अबूर्द जो है ना ये ट्यूमर संबंधित है एक कैंसरिक ट्यूमर से। असल में सारे के सारे ट्यूमर कैंसरिक ट्यूमर नहीं होते। तो फिर मैं ट्यूमर को कैंसरिक ट्यूमर क्यों बोल रही हूँ? कारण ये है कि जो ट्यूमर होता है, जो भी कैंसर है, वो कैंसर ट्यूमर से ही निर्मित होता है, ठीक है? तो इस वजह से ये जो सवाल आपका है वो कैंसर से संबंधित सवाल है। तो क्या है ना कि जब कैंसर होने का होता है, तो उसका जो ट्यूमर बनता है वो एक प्राथमिक अवस्था में रहता है। वो कहीं से ट्यूमर बनना शुरू हुआ आपके शरीर में, तो जहाँ पे वो ट्यूमर बनना शुरू होता है वो उसी जगह पर है, अभी फैला नहीं है, अभी सिर्फ निर्मित ही हो रहा है, और वो अभी कैंसर ट्यूमर नहीं है, लेकिन ट्यूमर बन रहा है, अभी निर्मित हो ही रहा है। तो जिस जगह पे अभी है ही वो ट्यूमर हो गया बेनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर वही ट्यूमर पूरा विकसित होकर के वो एक जगह आपके शरीर से, एक जगह से वो ट्यूमर जहाँ निर्मित हुआ वहाँ से दूसरी जगह पे अगर माइग्रेट कर जाए, चला जाए, तो फिर वो कहलाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है? मैलिग्नेंट ट्यूमर इससे बोलते हैं, जब वो कैंसरिक ट्यूमर में परिवर्तित हो जाता है। असल में बेनाइन ट्यूमर कैंसरिक ट्यूमर नहीं है, बेनाइन ट्यूमर तो भी निर्मित ही हो रहा है, लेकिन कैंसरिक ट्यूमर तब होगा जब वो मैलिग्नेंट में परिवर्तित हो जाएगा, ज़्यादा वो दुर्दम हो जाता है। मैलिग्नेंट को मतलब दुर्दम कहते हैं, वो अपनी जगह बदल सकता है, वो एक जहाँ निर्मित होता है वहाँ से वो दूसरी जगह पहुँच जाता है, वो हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो यहाँ पर कौन-सा सवाल है और क्या इसका जवाब है वही समझना है, तो आपको वही पूछा जा रहा है कि सुदम अबूर्द और दुर्दम अबूर्द में क्या अंतर है? बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या अंतर है? तो मैं अंतर आपको समझा दी। ये अंतर वाला ऑप्शन जो होगा वही आपका सही जवाब होगा। तो देखिए क्या है सही जवाब। सुदम अबूर्द अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, जबकि दुर्दम अबूर्द मूल स्थान के साथ साथ अन्य कोशिकाओं तक पहुंचकर उसे क्षति पहुंचाने की स्थिति में आ जाते हैं। यस, ये ऐसा ही होता है। तो ऑप्शन ए में ही हमें सही जवाब मिल रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या और है। दिया हुआ है कि सभी है या इसमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ है क्या? तो चलिए देखा जाए। आगे लिखा हुआ है कि दुर्दम अबूर्द अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, जबकि सुदम अबूर्द मूल स्थान के साथ साथ अन्य कोशिकाओं तक पहुंचकर उसे क्षति पहुंचाने की स्थिति में आ जाते हैं। नो, ऐसा नहीं होता। जो दुर्दम अबूर्द है वो अपने स्थान पर रहता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर अपने स्थान पर रहता है। नो, ये नहीं होता, तो बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी में लिखा है सुदम अबूर्द और दुर्दम अबूर्द एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं होते, उसमें दोनों में कोई खास बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा भिन्न है, वो बिल्कुल ही अलग है। वो बेनाइन ट्यूमर यानी सुदम अबूर्द और दुर्दम अबूर्द में बहुत भिन्नता है, यहाँ लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं होती, तो ये भी गलत है। डी में लिखा हुआ है सुदम अबूर्द का संबंध पादप कोशिका से है, जबकि दुर्दम अबूर्द का संबंध केवल जंतु कोशिका से होता है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैंसर जो होता है वो
ये बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर ये जंतु से संबंधित है, तो ये जो ट्यूमर बनना है सिर्फ जंतु, ये पादप और जंतु से कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो डी भी आपका नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब होगा, क्योंकि अभी मैं तुरंत समझाई कि जो बेनाइन होता है वो मूल स्थान पर रहता है, यानी सुदम, और दुर्दम जो होता है वो मूल स्थान से अन्य कोशिकाओं, अन्य अंग तक पहुंच जाता है और उसे वहां क्षति पहुंचाता है वहां पहुंचकर, ठीक है। तो ये आपका हो गया सही जवाब। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। यस, सवाल नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है, मानव जीनोम परियोजना विज्ञान के किस नए क्षेत्र को उद्भव का कारण बना। कहा जा रहा है कि ये जो ह्यूमन जीनोम किया गया, मानव के जीन को समझा गया, उसमें कौन से जीन हैं, कौन से जीन क्या लक्षण प्रदर्शित करते हैं, कौन से गुणसूत्र पर जीन कौन सा उपस्थित है, ये सब जो मानव के जीन को पता लगाए, तो ये कौन सी शाखा का ये भाग हुआ, ये कौन, जो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जो जीव विज्ञान पढ़ रहे हो, जीव विज्ञान की किस शाखा में इसको, किस क्षेत्र में इसको हम लोग गिनती करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो कुछ भी ऑप्शन दिया अभी तो मैं पढ़ूंगी, पर बता दूं कि ह्यूमन जीनोम एक क्या हुआ, एक डाटा हुआ, डाटा मतलब एक इंफॉर्मेशन हुआ, एक आपको कुछ बताया जा रहा है कि हाँ ये कुछ चीज़ है जो एक्सप्रेस करता है, तो एक डाटा हो गया, एक आपका इंफॉर्मेशन हो गया। तो इंफॉर्मेशन, एक डाटा हम लोग पढ़ाई करते हैं कौन से, किसमें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, ठीक है, जैव सूचना विज्ञान में, जैव सूचना विज्ञान की में पढ़ाई होती है। तो वो सूचना ही तो दे रहा है अपन हमारे जीनोम की, कि मानव का जीन कैसा है, वो कौन से लक्षण को प्रदर्शित करता है, ये तो वो सूचना ही दे रहा है। तो इंफॉर्मेशन, यही इंफॉर्मेशन देने का कार्य कर रहा है। तो इसकी जो शाखा हो जाएगी जीव विज्ञान की, वो आनुवांशिक विज्ञान लिखा है तो ये तो नहीं होगा, आणविक विज्ञान लिखा है ये भी नहीं है, भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत भी नहीं आएगा, ये आएगा जैव सूचना विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसका सही जवाब हो गया डी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जैव सूचना विज्ञान। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है मेटास्टेसिस मीन्स, मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस से क्या तात्पर्य है। तो मैं बता दूं आपको, और क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से समझाई हूँ, मेटास्टेसिस किसको बोलते हैं, जब सुदम, जो सुदम अबूर्द है जो निर्मित होता है अपने एक खास जगह पर, और जब वो एक दुर्दम में परिवर्तित हो जाता है, मीन्स मैलिग्नेंट में जब परिवर्तित हो जाता है, तो मैलिग्नेंट में परिवर्तित होने के बाद वो अपने मूल स्थान से जब दूसरे स्थान पे जाता है ना, तो अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको मेटास्टेसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब बोलोगे कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर था जो अपना स्थान बदल के दूसरे जगह चला गया, तो ये प्रक्रिया जो हुई उस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस कहेंगे, ठीक है। तो ऐसा जहां है वो समझिए। लिखा है ऑप्शन ए में, वैसी स्थिति जिसमें अबूर्द अपने मूल स्थान से दूर अन्य अंगों तक पहुंच जाए, जो ट्यूमर है वो अपने जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए, हाँ ऐसा होता है। तो देखें बी में क्या है, वैसी स्थिति जिसमें अबूर्द अपने मूल स्थान तक ही सीमित रहे, नहीं ऐसा नहीं होता, अपने तक सीमित रहेगा तो उसको मेटास्टेसिस नहीं कहेंगे, ठीक है। मेटास्टेसिस कहते हैं अपना स्थान जब परिवर्तित करके दूसरे जगह चला जाए, तो ए तो यहाँ सही है। सी देखिए, किसी कोशिका के आकार में अत्यधिक वृद्धि होना, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि कोशिका ज्यादा बड़ा हो जाएगा उसको मेटास्टेसिस बोलेंगे। डिग्रेडेशन ऑफ सेल, किसी कोशिका का क्षय होना, नो। तो यहाँ ऑप्शन ए सही जवाब हो गया, जो मूल स्थान से अगर कोई अबूर्द अपना स्थान बदल के कहीं दूसरे जगह, मूल स्थान से दूसरे स्थान तक अगर परिवर्तित हो गया, चला गया, पहुंच गया, तो उसी को हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां नंबर सवाल में क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है 10 में, जीन्स कंसर्न्ड विथ कैंसर कॉल्ड एज, कैंसर से संबंधित जीन, कैंसर से संबंधित जीन को क्या बोलोगे, बहुत आसान सा सवाल है। कैंसर को हम लोग बायोलॉजिकली उसको बोलते हैं ऑन्को, है ना, ऑन्को मतलब होता है कैंसर, ठीक है, ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन होता है उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, तो ऑन्को मतलब होता है। अब इससे संबंधित जो शब्द है उस तरह से हमें देखना है। लिखा हुआ है खंडित जीन, नहीं खंडित जीन नहीं कहते उसको, जो कैंसर
से संबंधित जीन है उसको हम लोग खंडित जीन नहीं कहते। जंपिंग जीन नहीं कहते। ऑन्कोजीन, यस ये ऑन्कोजीन होगा। डी में सिस्ट्रॉन, नो, यहाँ पर तो हमें मिल ही गया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, ऑन्कोजीन। ठीक है, ऑन्को मीन्स कैंसर और ऑन्कोजीन जीन जो उसको ऐसा निर्मित कर रहा है, तो ये हो गया ऑन्कोजीन। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। सवाल नंबर 11। 11 में क्या पूछा जा रहा है? 11 में लिखा हुआ है विनिवर्तन संलक्षण का संबंध किससे है? विनिवर्तन यानी विड्रॉवल सिंड्रोम। विड्रॉवल सिंड्रोम ये एक कॉमन सा बीमारी माना जाता है, एक तरह का ये ऐसा संलक्षण है, इसमें इस तरीके से ये एक तरीका का रोग है कि ये कैसा रोग है पहले ये समझना आपको ज़रूरी है तब, क्योंकि ज़्यादातर हिंदी में ना आपको विड्रॉवल सिंड्रोम करके ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि विनिवर्तन संलक्षण ऐसा करके। तो विड्रॉवल सिंड्रोम क्या है समझिए। असल में क्या होता है ना, जब कोई नशा करता है, जो नशा का आदी हो जाता है, शराब का, सिगरेट का या और भी इन सब चीज़ों का, तो वो शराब पीने का जब आदी हो जाता है, उस शराब को वो जब छोड़ना चाहता है कोई व्यक्ति, तो वो शराब छोड़ने के कारण जो उसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं, शराब छोड़ने से या सिगरेट छोड़ने के बाद जो उसमें लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि उसके हाथ पैर कांपना, दिमाग बस में ना होना, ये सब जो कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसी को बोलते हैं विड्रॉवल सिंड्रोम। ठीक है, विनिवर्तन संलक्षण। तो ऐसा विड्रॉवल सिंड्रोम यही कहलाता है। तो अब वही तो बताया जा रहा है कि किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन देखिए, आप समझ ही गए, चुनना आसान हो गया। लिखा हुआ है किसी ड्रग या अल्कोहल की मात्रा के अचानक बंद कर देने के पश्चात शरीर द्वारा दिखाए जाने वाला अभिलक्षण और अप्रिय संकेत। हाँ बिल्कुल यही चीज है। बी में लिखा है मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति। नहीं, मानसिक विक्षिप्तता तो बहुत कारण से हो सकता है, उसको विड्रॉवल सिंड्रोम नहीं कहते। शरीर के भार में अत्यधिक कमी की स्थिति। नहीं, कमी अचानक से भार गिरना शुरू हो जाए और बहुत ज़्यादा कम हो जाए, उसके बहुत सारे लक्षण, उसको विड्रॉवल सिंड्रोम नहीं कहते। मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का अधिक होना, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपको जो समझाया गया वो है ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए यहाँ हो गया सही जवाब। ठीक है, ये हो गया आपका सही जवाब। किसी ड्रग या अल्कोहल की मात्रा जब कोई अचानक से बंद कर दे, जो उसका आदी है उसको छोड़ दे, तो उसके बाद जो उसके शरीर में लक्षण दिखाई पड़ते हैं वही हो गया विड्रॉवल सिंड्रोम, विनिवर्तन संलक्षण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 12। 12 में बिल्कुल, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा, ये मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाई हूँ। पूछा जा रहा है फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के पितामह किसको कहते हैं? जब मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी अनुवांशिकता के सिद्धांत एवं अनुक्रम यानी कि उसकी विभिन्नता, विविधता, जब मैं ये चैप्टर समझा रही थी उस वक्त शुरू में ही मैं बताई थी कि ये पूरा चैप्टर जो है आपका वो अनुवांशिकता से संबंधित है, और ये अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स के पितामह माने जाते हैं। पिता माने जाते हैं कौन, वो आपको याद होगा। ऑप्शन ए लिखा है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी लिखा है टी.एच. मॉर्गन, सी में लिखा है टेमिनोर बाल्टीमोर, और लिखा है मेंडल। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, मेंडल। ओके, चलिए ये हो गया ऑप्शन डी, मेंडल। ओके, तो ऑप्शन डी मेंडल हो गया। आगे चलिए देखिए नंबर 13। 13 में क्या पूछा जा रहा है? 13 में पूछा जा रहा है हु कॉइन्ड द टर्म जीन। जीन शब्द को किसने प्रदर्शित किया है? जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। कोई भी चीज़ का अगर आप नाम रखते हो तो जैसे मान लो कि पहली बार किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है, पहली बार वो इस दुनिया में आया है, तो उसको पुकारने के लिए, उसको पहचानने के लिए एक नाम दिया जाता है। वैसे ही जब कोई अनुसंधान होता है और उस अनुसंधान में कुछ नई चीज़ें हमें पता लगती है, तो उस अनुसंधान में नई चीज़ जब पता लगती है तो उसके लिए कुछ नाम देना पड़ता है। वैसे ही जो जीन के बारे में जानकारी लगी, तो उस जीन को जीन नाम किसने दिया, यही आपको बताना है। ऑप्शन लिखा है ए मेंडल, लिखा हुआ है बी में जॉन रे, और सी में लिखा है जोहानसन, और डी में लिखा है वॉटसन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जवाब है, जोहानसन। असल में क्या है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। इंग्लिश में लिखा हुआ है जॉनसन, जोहानसन, SON, सन। सन जो होता है वो सन नहीं, जॉनसन भी नाम होता है पर जॉनसन नहीं, जोहानसेन नाम है रियल में। ठीक है,
यहाँ पर स्पेलिंग आपका जोहानसेन, ठीक है, JOHAN ठीक है, SSEN जोहानसेन, वो जोहानसेन नाम होगा यहाँ पर, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पर आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है। 14 नंबर में है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये किस प्रकार का रोग है, यही आपको बताना है। हाँ, ये जो है आपको किस प्रकार का रोग है ऑप्शन में से चुनना है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस असल में ये जो बीमारी होती है ना, ये एक प्रतिरक्षक बीमारी है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। और वो भी किस प्रकार की प्रतिरक्षी बीमारी है, असल में क्या होता है ना, हमारे शरीर में एक ऑटोमेटिकली यानी अपने आप खुद ब खुद हमारा जो प्रतिरक्षा है वो कार्य करता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में कोई बाहरी तत्व प्रवेश करता है और बाहरी तत्व प्रवेश करने के बाद जो है हमारा इम्यूनिटी अपने आप एक्टिव हो जाता है, अपने आप कार्य करने लगता है, या हमारा शरीर जो खुद ब खुद कुछ जहरीले पदार्थ निर्मित करता है या कुछ वैसा तत्व निर्मित करता है जिसको अपने आप वो ख़त्म भी कर लेता है, वो हो गया ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, अपने आप खुद ब खुद। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है ना, ये ऑटो इम्यूनिटी का भाग है, यानी स्व प्रतिरक्षा का ही ये रोग है, ठीक है। खुद ब खुद जो हमारा कार्य कर लेता है वो चीज़ यहाँ इसमें नहीं हो पाता, जिसके कारण ये बीमारी लग जाती है। ओके, तो यहाँ पर जहाँ ऑप्शन आपका जो दिया है, जहाँ पर लिखा है स्व प्रतिरक्षी, वही आपका सही जवाब हो गया। तो ऑप्शन ए लिखा है लिंग से लग्न का बीमारी है, नहीं ये नहीं है। अनुवांशिक रोग, नहीं ये अनुवांशिक रोग भी नहीं है। विषाणु जनित रोग है, नहीं ये विषाणु जनित भी नहीं है। ऑप्शन डी हो गया स्व प्रतिरक्षी रोग, ये आपका सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, ये भी आपका बहुत ही आसान सवाल है, आपको क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाई हूँ कि न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं और न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं, है ना। आपको बताया गया था जब मैं डीएनए पढ़ा रही थी, डीएनए की संरचना समझा रही थी, तो डीएनए संरचना में आपको पता होना चाहिए कि उसमें 2 कड़ी होती है डीएनए में, और दोनों कड़ी को जोड़ के रखने वाला नाइट्रोजनी क्षार होता है। तो नाइट्रोजनी क्षार जो है वो उपस्थित है, वो एक अणु हो गया। और जो कड़ी होती है डीएनए की, उस कड़ी में मौजूद होता है शर्करा, कैसा शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। और उस शर्करा में उपस्थित होता है फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, यानी पूरी कड़ी में क्या उपस्थित है, शर्करा और फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, ये लगा होता है एकांतरण रूप से, मतलब कि एक शर्करा का अणु होगा, दूसरा फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, शर्करा फॉस्फेट, ऐसे पूरी कड़ी बनी रहती है, और उस कड़ी के बीच में नाइट्रोजनी क्षार। तो ये जो अणु है, इस अणु में कौन से अणु कहलाएंगे न्यूक्लियोटाइड, यही आपको पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं आपको, और कई बार मैं समझाई भी हूँ, बहुत आसान सवाल है इसमें। जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार ये दोनों अपना बंधन बना लेना, तो दोनों अणु को मिलाकर हम लोग उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट तीनों अणु अगर मिलाकर लेकर चलें तो ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो चलिए देखिए ऐसा कहाँ पर है, तो वही आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन ए में शर्करा और नाइट्रोजनीकृत क्षार, तो ये शर्करा और नाइट्रोजनीकृत क्षार सिर्फ नहीं कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, ये तो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब नहीं है, हमें बताना है न्यूक्लियोटाइड। यहाँ लिखा है शर्करा और फॉस्फेट अणु सिर्फ, नहीं ये भी नहीं है। नाइट्रोजनीकृत क्षार और फॉस्फेट अणु नहीं। शर्करा, फॉस्फेट अणु यानी फास्फोरस का अणु, और नाइट्रोजनीकृत क्षार, ये तीनों के तीनों जब रहेंगे ये, तब जा करके वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही जवाब हो गया। अगला सवाल देखिए क्या है। सवाल 16 में पूछा जा रहा है प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्रोलैक्टिन किसके लिए जिम्मेवार है, ये क्या करता है। प्रोलैक्टिन एक तरह का जो हार्मोन है जो मादा में निर्मित होता है, ये बच्चे के जन्म के बाद ये निर्मित होता है, तो क्या करने के लिए निर्मित होता है वो आपको बताना है। तो ये क्या दुग्ध संश्लेषण करता है, ये दुग्ध स्राव करता है, दूध के सफ़ेद रंग को प्रदान करता है, या प्रोटीन का पाचन करता है, ये प्रोलैक्टिन क्या करता है। प्रोलैक्टिन दुग्ध संश्लेषण करता है, जब बच्चे का जन्म होता है ना, उसके बाद जो माँ के स्तन में दूध बनना शुरू होता है, दूध का संश्लेषण होता है,
वो करने का कार्य करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये आपका ए हो गया सही जवाब। अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल नंबर 17। 17 में पूछा जा रहा है ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन, ऑक्सीटोसिन मदद करता है, ऑक्सीटोसिन किस में मदद करता है? ऑक्सीटोसिन, जो भी ऑक्सीटोसिन आप जान रहे हो, जन्म के वक्त जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है उस वक्त ये ऑक्सीटोसिन निर्मित होता है। तो किस लिए निर्मित होता है? ऑक्सीटोसिन असल में संकुचन कराता है और उस संकुचन के वजह से ही बच्चे का जन्म होता है। तो संकुचन जो है, मांसपेशी में संकुचन होना इसका मुख्य कार्य है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया है देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दूध स्राव करने में, दूध संश्लेषण में, स्तन ग्रंथियों के विकास में, स्तन के विकास में। तो इसमें आपका ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दूध दुग्ध स्राव तब होगा जब मांसपेशी में संकुचन होगा, मांसपेशी में संकुचन होने के बाद ही दूध स्रावित होगा यानी बाहर आएगा। तो ऑक्सीटोसिन मदद करेगा दूध के स्राव में, संश्लेषण में नहीं, यहाँ ध्यान दोगे, दूध संश्लेषण नहीं, दूध के स्राव में, दूध जब स्रावित होगा तो उसके लिए, ठीक है, क्योंकि मांसपेशी संकुचित होगा तभी दूध स्राव हो सकता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे का सवाल देखिए क्या है, सवाल नंबर 18। 18 में आपको पूछा जा रहा है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण कहलाता है। बहुत ही आसान सवाल है, आपको कई बार समझाया गया, बहुत साधारण सी ये परिभाषा है, ठीक है। किसकी परिभाषा है, आप उसी में से ऑप्शन में से चुन लो किसकी परिभाषा है। कोई बहुत आपको पता लग भी रहा होगा क्या सही जवाब होगा। सीधी सी तो सवाल पूछी जा रही है आपको कि परागकण जब परागकोश से परागकण उठ करके वहां से हट करके अगर वर्तिकाग्र पे गिरता हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को परागण कहेंगे, निषेचन कहेंगे, विपुंसन कहेंगे या उत्परिवर्तन कहेंगे? इसको परागण कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो गया, परागण, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 19। 19 में क्या पूछा जा रहा है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। ये जब कोई आवृत बीजी पादप की बात करते हो यानी पुष्पी पादप की, जिसमें पुष्प आता हो वैसे पादप में, उसमें जब मादा भाग यानी कि अंडाशय में निर्मित होता है युग्मक, तो उस युग्मक को हम लोग गुरु बीजाणु बोलते हैं। और वो गुरु बीजाणु जो निर्मित होता है मादा भाग में अंडाशय में, वो जिस कोशिका से निर्मित होता है उसको गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। तो उससे गुरु बीजाणु निर्मित हो रहा है, तो इस निर्माण को क्या कहेंगे? इस निर्माण को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहेंगे, पर निषेचन कहेंगे, सजात पुष्पी परागण कहेंगे? ये तो बहुत आसान सवाल है, उसको गुरु बीजाणु जनन कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गुरु बीजाणु का निर्माण हो रहा है। तो गुरु बीजाणु का निर्माण तो जो हो रहा है तो उसी को तो जनन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन हो गया। यहाँ पर अगर सवाल पूछा जाए, थोड़ा सा अगर बदल दिया जाए यहाँ पर सवाल, कि यहाँ पे गुरु बीजाणु नहीं लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण क्या कहलाता है, अगर ऐसा पूछा जाए तब क्या हो जाए, तब क्या हो जाएगा जवाब? जवाब हो जाएगा तब कि यहाँ पे लघु बीजाणु अगर लिखा रहेगा तो ये नर की बात आ गई, ठीक है। यानी परागकोश के अंदर यहाँ पे पोलन मदर सेल यानी पराग मातृ कोशिका उपस्थित होती है और पराग मातृ कोशिका से निर्मित होता है लघु बीजाणु, तो उसको लघु बीजाणु जनन कहेंगे। तो अगर लघु बीजाणु मातृ कोशिका लिखा रहे और लघु बीजाणु का निर्माण पूछा जाए तब आपका ऑप्शन लघु बीजाणु जनन होगा, ठीक है। तो अगर ये पलट के पूछा जाए तब भी आप आंसर कर सकते हो, पर हमारा यहाँ सवाल है गुरु बीजाणु, तो आपका यहाँ सही जवाब हो गया बी, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। चलिए आगे देखें क्या है, आगे ये रहा सवाल नंबर 20। 20 में क्या पूछा जा रहा है? 20 में पूछा जा रहा है इन 60% अप्रॉक्स ऑफ एंजियोस्पर्म, यानी कि लगभग 60% आवृत बीजी पादपों के परागकण किस अवस्था में झड़ते हैं? बहुत आसान सवाल है। पूछा जा रहा है लगभग लगभग जितने भी आवृत बीजी पादप हैं यानी पुष्पी पादप हैं
उसमें जो परागकण परागकोश से झड़ करके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो किस अवस्था में वो जब झड़ता है तो वो किस अवस्था में रहता है, यही पूछा जा रहा है। तो वो क्या 2 कोशिकीय चरण में रहता है तब झड़ता है, या फिर त्रिकोशिकीय चरण में रहता है, या फिर 1 कोशिकीय चरण में रहता है, या फिर 4 कोशिकीय चरण में रहता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ए 2 कोशिकीय चरण। कैसे होगा आप समझ लीजिए, बहुत आसान सा सवाल है, आपको क्लास में मैं बताई भी थी। चलिए मैं थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ करके आपको समझाऊं। असल में क्या है ना कि आपको बताया गया था कि ये रहा परागकण, और ये परागकण के ऊपर एक बहुत ही रूखी सी परत होती है जिसको बोलते हो कि वो एक्साइन है, बाह्यचोल। बाह्यचोल जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, और अंदर में ये जो देख रहे हो ये कोशिका है, ठीक है, ये वाली ये पूरी की पूरी ये जो है ये पूरी कोशिका है जिसमें कोशिका द्रव भरा पड़ा है। तो ये अभी एक कोशिकीय अवस्था हुई, ठीक है। लेकिन जब ये परागकण पूरी तरह से विकसित हो जाता है अच्छे तरीके से, तब ये जो भीतर की कोशिका है ना, ये कोशिका 2 भाग में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो 2 भाग में जब ये विभाजित होती है तो आपको बताया गया है कि ये देखोगे एक थोड़ी-सी बड़ी कोशिका रहती है और एक छोटी कोशिका रहती है। बड़ी वाली कोशिका में केंद्रक जो होता है वो जैसा-तैसा होता है, और छोटी वाली कोशिका में केंद्रक बहुत अच्छे तरीके से छोटा-सा रहता है, बहुत छोटा-सा, और इसमें बड़ा केंद्रक होता है। और बाहर में जो बाहरी परत लगी हुई है जिसको कि बोलते हो एक्साइन, बाह्यचोल, जो स्पोरोपोलिन का बना हुआ है वो तो है ही है। तो एक कोशिका ये हो गई बड़ी वाली और एक कोशिका ये हो गई छोटी वाली, ठीक है। तो ये 2 कोशिकीय अवस्था हो जाती है, तब ये झड़ता है और वर्तिकाग्र पे जाता है, ठीक है। तो बड़ी वाली कोशिका को वेजिटेटिव कोशिका बोलते हैं और छोटी वाली कोशिका को जनरेटिव कोशिका कहते हैं, ठीक है, जनन कोशिका। तो ये कायिक कोशिका बड़ी वाली हो गई कायिक कोशिका और छोटी वाली हो गई जनन कोशिका। तो ये 2 कोशिका में ये जो एक कोशिका थी विभाजित होकर 2 कोशिका में बढ़ जाती है। तो 2 कोशिका में परागकण बंटने के बाद तब वो परागकोश से झड़ के वर्तिकाग्र पे जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका सवाल नंबर 20। अब 21 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 21 में आपका पूछा जा रहा है, ये रहा 21 नंबर सवाल। लिखा है एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश, यानी एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश कैसा होता है, ये भी बहुत आसान सवाल है। परागकोश किस प्रकार का होता है, वो क्या त्रिपालित होता है, वो द्विपालित होता है, या फिर वो एक पालित होता है, या चतुष्पालित होता है। पाली कहने का क्या मतलब हुआ, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी क्लास में। मैं आपको बताई थी कि जो मैं, चलो इधर हाईलाइट वाला है, ड्रॉ वाला ले लेती हूँ, ये रहा, ये देखिए इस तरीके से रहा, ये रहा, ठीक है। ये क्या है, ये परागकोश हो गया। परागकोश को इस तरीके से हमेशा बनाते हैं, और ये रहा इसका पुतंतु, ठीक है। ये परागकोश है और ये पुतंतु है। ये पूरा का पूरा जो है वो पुंकेसर कहलाता है। तो ये पुंकेसर का डायग्राम देख रहे हो, जिसमें ये जो 2 भाग में हमेशा बनाते हैं उसमें ये एक पाली हो गई और ये दूसरी पाली होती है, ठीक है। तो ये द्विपालीय होता है हमेशा, कोई भी आवृतबीजी पादप होगा तो उसके जो पुंकेसर होते हैं वो उसका परागकोश, पूरा का पूरा पुंकेसर का जो परागकोश वाला भाग है उसमें 2 भाग में वो बटा होता है, 2 पाली में। तो ये 2 पालीय होता है। तो बहुत आसान सवाल है, और 2 पालीय यहाँ पे कौन सा हो गया, इसके लिए सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, द्विपालीय, ये हो गया सही जवाब। अगला देखिए क्या है, सवाल नंबर 22। 22 में क्या पूछा जा रहा है, पराग कणों का संरक्षण किसमें किया जा सकता है। ये भी आपके लिए बहुत ही आसान सा ही सवाल है। थोड़ा सा मैं थोड़ा समझा दूं आपको कि बहुत सारे जीव हैं जो इस धरती से विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे पादप भी है, बहुत सारे जंतु भी हैं। तो जो जंतु या पादप इससे विलुप्त हो रहा है, यानी विलुप्त होने के कगार पर है, विलुप्त हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए उसके जीन को, उसके बीज को हम लोग संरक्षित करके रख लेते हैं। फिर जब जरूरत होगी तब उससे वो जीव निर्मित किया जाएगा। तो जो जीन या सीड को यानी बीज को संरक्षित रखते हैं, वो किस में रखेंगे हम लोग संरक्षित, तो उसमें एक परागकण भी है, परागकण को भी हम लोग संरक्षित रखते हैं ताकि उससे जीव तैयार किया जा सके, उससे पादप तैयार किया जा सके। तो इसको संरक्षित रखते किस में है वही पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर माइनस माइनस 196
96 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए इधर मैं लिख दे रही हूँ 96 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन, यानी -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पे एक तरल नाइट्रोजन होता है, उसमें इसको संरक्षित रखा जाता है, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से ये सुरक्षित रह जाता है, जिसको आगे हम लोग बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है, द्रव ऑक्सीजन, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया लिक्विड नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन इसमें सही जवाब हो गया, ठीक है। द्रव नाइट्रोजन -96 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जाता है। आगे देखिए क्या है सवाल नंबर 23 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अग्रपिंडक से संबंधित है, ठीक है। अग्रपिंडक कहने का मतलब एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है। ये सवाल संबंधित है शुक्राणु से, ठीक है। मानव में जो शुक्राणु बनता है, वो शुक्राणु में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई थी कि शुक्राणु में एक सर वाला भाग होता है और छोटा सा उसका मिडिल पीस होता है, मध्य भाग, और उसमें लगी होती है पूंछ, ठीक है। जिसमें सर वाले भाग में वहाँ पर केंद्रक उपस्थित होता है और आगे में टोपी जैसी आकृति होती है ना, टोपी जैसी आकृति, ये टोपी वाली आकृति को ही एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। एक्रोसोम यानी अग्रपिंडक। तो इसी की बात हो रही है, ये अग्रपिंडक के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य, इसका कार्य समझाना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ के कि इसका क्या कार्य है, और आपको पता है कार्य, चुन लोगे आसानी से, ऑप्शन पढ़ लिया जाए तो पता लग जाएगा। लिखा हुआ है, पूंछ को गति प्रदान करने में ये कार्य करता है, नहीं, इसका ये कार्य नहीं है। निषेचन में मदद करता है, हाँ निषेचन में मदद करता है, पर देखिए आगे चल के और क्या है। शुक्राणुओं की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, नो, ऐसा तो नहीं करता। निषेचन को रोकता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, निषेचन में मदद करता है, ठीक है। तो ये जो है ना एक्रोसोम, एक्रोसोम जब कोई अंडाणु है, इधर बनाकर दिखाऊं मैं, जैसे मादा में ये अंडाणु है, तो अंडाणु का जो ये बाहरी सतह है ना, इस बाहरी सतह को भेदने के लिए ये एक्रोसोम, ये अग्रपिंड कुछ रसायन निकालता है। वो रसायन जब यहाँ पे आता है ना, जैसे कि ये रहा शुक्राणु, तो ये शुक्राणु जैसे इसके सतह को छुआ, ये चलो मैं बना करके दिखा दूं अच्छे से, ये रहा, ठीक है। तो इसके यहाँ पर तो केंद्रक है और इसके अग्रभाग में ये टोपी जैसी आकृति एक्रोसोम है। जब ये सतह इसको छूती है तो ये वाला जो है ना भाग एक्रोसोम, ये रसायन छोड़ता है, ये रसायन निकलने से इसकी दीवार टूटती है और दीवार टूटने से फिर ये जो पीछे की तरफ केंद्रक है शुक्राणु का, वो यहाँ आ जाता है। तो ये निषेचन में मदद करता है, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन दिए हैं वो सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ बी आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में। चलिए 24 में देखा जाए। 24 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोसाइड अभी मैं तुरंत बताइए आपको, जब आप न्यूक्लियोटाइड, अभी एक सवाल था आपका न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या सम्मिलित होता है, उस वक्त मैं न्यूक्लियोसाइड भी बताई, अब दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होगा। शर्करा, फॉस्फोरस का अणु या नाइट्रोजन क्षारकृत क्षार, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों चीज न्यूक्लियोटाइड में होता है, न्यूक्लियोसाइड में नहीं। शर्करा फॉस्फोरस अणु होगा और नाइट्रोजनीकृत क्षार नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। शर्करा और फॉस्फोरस का अणु होगा या न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस अणु नहीं होगा, बिल्कुल यही ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो गया। क्योंकि अगर न्यूक्लियोटाइड आप बोलते हो, न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते थे, न्यूक्लियोटाइड बोलते थे, ये पूरी तरीके से ये देखिए कलर कर दी डी को, तो ये डी सही जवाब हो गया। कारण क्या है, न्यूक्लियोटाइड में बताई थी, न्यूक्लियोटाइड में शर्करा रहता है, फॉस्फोरस अणु रहता है, नाइट्रोजन क्षार तीनों रहता है, तीनों रहता है। और जो न्यूक्लियोसाइड की बात हो रही है, न्यूक्लियोसाइड में
शर्करा रहता है और नाइट्रोजनी क्षार रहता है, फास्फोरस नहीं रहता। तो फास्फोरस अणु को अगर बाहर कर देंगे न्यूक्लियोटाइड से तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा ना। तो वही तो बात है कि न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस अणु को माइनस कर दीजिए, वो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। ओके, तो ऑप्शन यहाँ डी आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 25। 25 में क्या पूछा जा रहा है? 25 में पूछा जा रहा है मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? ये तो बहुत ही ज़्यादा है। मेंडल ने पूरे इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसने एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ये सब समझाया और ये सब आप क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हो। तो ये सब किस सैंपल को, किस नमूने पर उसने किया? ये बहुत आसान सा सवाल है। लिखा हुआ है पायसम सैटिवम यानी मटर, ये इसका वैज्ञानिक नाम है मटर का, तो ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है बैंगन, बैंगन का वैज्ञानिक नाम भी लिखा हुआ है सोलेनम मेलांजिना। और आम लिखा है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका। आप लोगों को पता भी होगा और पता होना भी चाहिए, ये बहुत ही आसान सा है, जो हमारे आसपास आसान सा चीज़ है और हमारे आसपास मिलने वाला चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए। गेहूं, गेहूं का लिखा हुआ है टिटिकम एस्टिवम। तो मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? वो प्रयोग किया था उन्होंने मटर पे। तो ये आपका बहुत ही आसान सवाल है। सवाल का जवाब हो गया ऑप्शन ए मटर। अगर वहाँ एग्जाम में मटर ना भी लिखा रहे, सिर्फ पायसम सैटिवम लिखा रहे, तो भी आपको याद होना चाहिए कि मटर का ही नाम पायसम सैटिवम है। ओके, चलिए अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 26। 26 में पूछा जा रहा है विच वन इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडल। निम्नलिखित में से कौन सा नियम मेंडल का सर्वात्रिक नियम है? सर्वात्रिक नियम कहने का मतलब कि बहुत सारे मेंडल के ऐसे नियम थे जो नियम आगे चल के कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा था। कहने का मतलब उसका अपवाद नियम तैयार हो जा रहा था। जैसे अगर बात की जाए उसके प्रभाविता के नियम की, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम जो मेंडल ने दिया था, उसमें आगे चल के बहुत सारी ऐसी प्रजाति है जिसपे प्रभाविता का नियम लागू नहीं होता, जहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता और भी क्या सहप्रभाविता, ये सारे आ जाते हैं। अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता। लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं मेंडल के जो नहीं बदलता, वो यूनिवर्सल है, एकदम फिक्स है, वो चीज़ बदलाव नहीं होता। वो कौन सा नियम है ये पूछा जा रहा है। तो प्रभाविता का नियम ऐसा है नहीं, अभी तो मैं बताई, उसमें तो बहुत सारे नियम बदल जाते हैं बहुत सारी प्रजाति पर। विसंयोजन का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यस, ये आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है। स्वतंत्र अवयवन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, नहीं, ये नहीं होगा। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा विसंयोजन का नियम। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। सवाल नंबर 27। 27 में पूछा जा रहा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। ये भी बहुत आसान सा सवाल है और ये इस बार 2021 में जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें जेपीएससी वाले एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था और ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत कॉमन साधारण सवाल है और साधारण सा चीज़ है, आप जानते भी हो। चलिए देखिए, क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई हो तो आपको पता होना चाहिए। असल में ये जो है ना वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये तो आप बताओगे ही। पहले तो आप जानते हो और जानना चाहिए कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत है क्या। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कहने का अर्थ ये कि जितने गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र में कौन कौन से उसके कार्य हैं, वो किस तरह से कार्य करता है, उसके क्या लक्षण है गुणसूत्र के, ये सब हो गया उसके सिद्धांत। गुणसूत्र कैसे कार्य करता है, वो जोड़े में कार्य करता है, गुणसूत्र अलग हो जाता है, अलग होकर के वो विभाजित होके निषेचन करता है और तरह तरह के जो इसके सिद्धांत है, नियम है, ये सब किसने बताया कि गुणसूत्र एक साथ कार्य करता है, गुणसूत्र विभाजित होता है, ये सारी बातें किसने बताई, यही आपको बताना है। मेंडल ने, सटन और बोवरी ने, टेमिन और बाल्टीमोर ने, या वॉटसन और क्रिक ने? तो यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सटन और बोवेरी ने। ये आपका सही जवाब है। सटन और बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 28। 28 में क्या पूछा जा रहा है? 28 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहले तो सारे के सारे कथन पढ़ने होंगे तभी पता लगेगा कौन सा सत्य है। यहाँ पे लिखा है पहला कथन, लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है।
हाँ, बिल्कुल करती है। लीडिंग की कोशिका किसको बोलते हैं आपको पता होगा। जब आप टीएस करते हो यानी अनुदैर्ध्य काट करते हो किसका, वृषण का। तो वृषण का जब अनुदैर्ध्य काट करते हो तो कुछ ऐसे आपको दिखाई पड़ते हैं, कुछ ऐसी आकृति दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ऐसी आकृति मैं बोर्ड पर भी आपको बना करके समझाई थी। जो नहीं देखे हो मेरा वीडियो अपलोड है इस पर, आप जा करके वीडियो देख लीजिए। तो ये मैं क्या बना रही हूँ, ये जो है, ये आप जो देख रहे हो ये मैं बना रही हूँ सेमनीफेरस नलिकाएं, सेमनीफेरस ट्यूबुल। तो ये सेमनीफेरस नलिका है। जब टीएस करोगे ना वृषण का कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो इसमें ये सब सेमनीफेरस नलिका मैं बना रही हूँ। ये गोल गोल सा जो आधा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, ये इस सब के बीच बीच में ये जो गैप देख रहे हो, यहाँ यहाँ खाली जगह है, यहाँ खाली जगह है, ये सब जो बीच बीच में आपको गैप दिख रहा है, ये सब ये गैप जो है ना, इस गैप में कुछ कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यहाँ कोशिका रहती है छोटी छोटी सी, जो कुछ रक्त भी उपस्थित होता है यहाँ पर, रक्त के भी समूह है और कुछ कोशिका है। तो यहाँ जो कोशिका उपस्थित होती है ना, उस कोशिका को हम लोग बोलते हैं अंतराली कोशिका, ठीक है। ये सब जो कोशिका है इसको हम लोग बोलते हैं अंतराली कोशिका। तो ये जो अंतराली कोशिका होती है ना, ये अंतराली कोशिका को इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी को लेडिक की कोशिका भी बोला जाता है। और यही कोशिका है जो टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। तो ये तो सही जवाब हो गया आपका, ठीक है। कि लिखा हुआ है लेडिक की कोशिका टेस्टोस्टेरोन निकालती है, बिल्कुल। लेडिक कोशिका को ही इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल ये रहा। तो इंटरस्टिशियल सेल लेडिक सेल है, और लेडिक सेल ये स्रावित करता है, ये सही जवाब है। आगे भी देखा जाए कहीं निम्न में से सभी तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए देखा जाए। तो ये तो सही है। लिखा हुआ है सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, बिल्कुल ये भी सही है, ये ऐसा भी होता है। सर्टोली की कोशिका कहाँ पर उपस्थित होती है, ये जो समनीफेरस की नलिका देख रहे हो ना, इसके अंदर स्पोक जैसा, साइकिल में जैसे स्पोक होता है उस तरह से बीच बीच में कोशिकाएं उपस्थित रहती है यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस तरह की कोशिकाएं रहती है जितने भी सेमनीफेरस नलिका है सब में। तो ये सेमनीफेरस नलिका में कुछ कोशिका उपस्थित है, वो कोशिका जो है पोषण प्रदान करती है शुक्राणु को। तो ये भी सही जवाब है, बी भी। सी में देखिए क्या है, शुक्राणु जनन, जो शुक्र जनन की प्रक्रिया शुक्रजनक नलिकाओं में होती है। शुक्रजनक नलिका यानी सेमनीफेरस जो शुक्र नली है ना, ये उसके अंदर शुक्र जनन होता है, बिल्कुल इसके अंदर ही। यहाँ जितने सारे ये शुक्र नली देख रहे हो, इसी में कोशिकाएं हैं, शुक्र कोशिकाएं, वही शुक्र जनन करता है यानी शुक्राणु जनन करता है। तो ये भी सही है, यानी यहाँ पर आपका डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी, तो ये सही जवाब हो गया उपरोक्त सभी, ठीक है। सबके सब यहाँ सही जवाब हैं, ठीक है। चलिए ये आपका सही जवाब हो गया, ए बी सी सब सही है, तो यहाँ पर डी हो गया सही जवाब। ओके, नेक्स्ट अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा जा रहा है, 29 नंबर में पूछा जा रहा है प्रतिकृतियन के समय हेलिकेज नामक एंजाइम का क्या कार्य है। ये बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि मैं आपको क्लास में जब प्रतिकृतियन प्रक्रिया समझा रही थी, यानी डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं, वो प्रक्रिया जब समझा रही थी तो उसमें मैं समझाई थी कि हेलिकेज एंजाइम क्या रोल प्ले करता है, क्या वो भूमिका है उसकी। तो डीएनए से डीएनए बनने के दौरान सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि जो पुरानी कड़ी, जो डीएनए की दो कड़ी है, कुंडलित कड़ी, उसको अलग होना होता है। जब वो अलग होगा तभी उसमें से नई कड़ी का निर्माण होगा, है ना। तो जो पुरानी कड़ी ऐसे कुंडलित होती है उसका अनवाइंडिंग होना यानी अलग होना सबसे पहली चीज होती है, उसको अलग होना जरूरी है। तो अलग होने के लिए उस बंधन को, बीच में जो बंधन लगी हुई है नाइट्रोजनी क्षारों के बीच में, वो बंधन कटना जरूरी है ताकि बंधन अलग हो जाए, है ना। तो वो दूर हटने के लिए, ये दोनों कड़ी अलग होने के लिए बीच में बंधन को काटना जरूरी है, और हेलिकेज एंजाइम का यही भूमिका है कि हेलिकेज एंजाइम उस बंधन को काटता है। तो ऐसे ऑप्शन जहां पर है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो हेलिकेज एंजाइम का ये रोल हो गया। देखिए क्या है, ऑप्शन ए में पूछा जा रहा है न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण, यानी जो न्यूक्लियोटाइड अणु जुटता है और नई कड़ी का निर्माण होता है, क्या वो जुटने की प्रक्रिया होती है, उसमें जो बहुलीकरण होगा वो जुटता जाएगा और बहुत सारे एक श्रृंखला बनते चले जाएंगे, ऐसा होगा क्या। नो, ये तो नहीं होगा। अभी मैं तुरंत भी आपको बताई, क्लासेस में जो बताई हूँ वो तो बताई ही हूँ, और अभी अभी तुरंत भी मैं बताई हेलिकेज एंजाइम का क्या भूमिका है।
लिखा हुआ है बी में प्राइमर का निर्माण, प्राइमर का भी निर्माण नहीं होता। प्राइमर क्या होता है? जब डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया होती है, तो जब नई कड़ी डीएनए की बनती है तो उसमें शुरुआत में एक आरएनए का छोटा-सा टुकड़ा, छोटा सेगमेंट लगता है, जिसको प्राइमर बोलते हैं। प्राइमर मतलब वो प्रारंभ करने का एक छोटा-सा टुकड़ा होता है, जो एक आरएनए का टुकड़ा होता है। तो उसको ये निर्मित करता है, नहीं हेलिकेज एंजाइम ये भी नहीं करता। सी में लिखा जा रहा है डीएनए के टुकड़ों को जोड़ना। क्या डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का कार्य करता है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे डी में लिखा हुआ है डीएनए रज्जु को खोलना। यस, जो डीएनए की कड़ी होती है, जो बंधी रहती है, उसको खोलने का कार्य करता है। बीच में जो बंधन है वो काटता जाता है और ये धीरे धीरे दोनों कड़ी जो ऐसे कुंडलित होती है वो धीरे धीरे ऐसे करके खुलती चली जाती है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो गया। तो चलिए इसको मैं हाईलाइट मार्क कर लूँ और ये रहा ऑप्शन डी आपका सही जवाब। तो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? डीएनए रज्जु को खोलना। ठीक है, चलिए अब आगे देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 में, 30 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 30 में पूछा जा रहा है डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को बताना है कि कौन सा एक सही, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन से इसमें जो एक लगातार सीक्वेंस लिखे हुए हैं कौन सा सही सीक्वेंस होगा। तो पहली बात तो ये बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। जो मैं आपको केंद्रीय डोगमा बताई थी यानी सेंट्रल डोगमा, वो केंद्रीय डोगमा का, इसको हम लोग केंद्रीय डोगमा कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रतिकृत्यन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आरएनए से प्रोटीन क्या कहलाता है? रूपांतरण, रूपांतरण यानी ट्रांसलेशन। अब क्या है इसमें, ये जो सही, यही वाली सही चीजें हैं। तो देखिए ये ऐसा जहां लिखा होगा वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो ए में लिखा हुआ है रेप्लिकेशन पहला कहलाएगा, प्रतिकृतियन, यस। दूसरा अनुलेखन, जिसको मैं प्रतिलेखन बोली, बिल्कुल वही है अनुलेखन। तो बिल्कुल डीएनए से आरएनए अनुलेखन ही होता है। और तीसरा है अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, जिसको मैं रूपांतरण बोली, बिल्कुल आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन यानी रूपांतरण भी कहते हैं और हिंदी में अनुवाद भी कहा जाता है। तो प्रतिकृत्यन पहला जो है डीएनए से डीएनए प्रतिकृत्यन है, डीएनए से आरएनए अनुलेखन है और आरएनए से प्रोटीन अनुवाद है, बिल्कुल। तो ए तो सही है ही है। अब देखिए आगे और क्या ऑप्शन लिखा हुआ है। पहला वाला लिखा हुआ है प्रतिकृत्यन, दूसरा लिखा है अनुवाद और तीसरा अनुलेखन। ये तो गलत है क्योंकि डीएनए से डीएनए प्रतिकृत्यन तो सही है पर डीएनए से आरएनए अनुवाद नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। सी में देखिए पहला अनुलेखन, यहाँ पहला ही गलत है। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन नहीं कहते और डीएनए से डीएनए बनने को अनुवाद भी नहीं कहते। तो सारे के सारे यहाँ यहाँ गलत है। बी और सी और डी आपका ऑप्शन ए हो गया यहाँ सही जवाब, क्योंकि डीएनए से डीएनए की बनने की प्रक्रिया को प्रतिकृत्यन कहा जाता है और डीएनए से आरएनए को अनुलेखन और आरएनए से प्रोटीन को अनुवाद। ओके, तो ए यहाँ सही जवाब हो गया। चलिए आगे देखिए क्या है 31 में। ओके, 31 भी आपका बहुत ही आसान है। पूछा जा रहा है 31 में द ORI साइट इज रिलेटेड टू, प्रतिकृति का स्थल का संबंध निम्न में से किससे है? यहाँ पे हिंदी में प्रतिकृति का स्थल जरूर लिखा हुआ है पर असल में आपको हर जगह ORI ही लिखा हुआ मिलेगा। असल में ORI, ये जो आपका लिखा हुआ है ORI का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन, ओरिजिन साइट। ओरिजिन कहने का मतलब कोई भी चीज जहाँ से निर्मित होती है, जिस जगह से, उस जगह को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो ये ओरिजिन साइट जो है, ये जो सवाल है आपका, ये संबंधित है डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया से। ठीक है, तो कहने का मतलब कि डीएनए की कड़ी जो होती है, वो डीएनए की कड़ी में से जब डीएनए नई डीएनए बनकर तैयार होती है तो वो किस जगह से बनेगी, वो जगह जहां से बनने की शुरुआत होगी उसको हम लोग ओरिजिन साइट कहते हैं। ठीक है, यानी प्रतिकृति का स्थल। तो अब समझ गए कि ओरिजिन साइट क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन लिखा हुआ है वह स्थान जहां से प्रतिकृति की शुरुआत होती है, बिल्कुल वही स्थान जहां से शुरुआत होती है वही हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। प्रतिकृतन जहां से शुरू होगा, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जिस जगह से शुरू होगी उसी को ORI साइट बोला जाता है, ओरिजिन साइट बोला जाता है। तो ये तो सही जवाब हो ही गया, फिर भी आगे देख लिया जाए, हो सकता है सारा का सारा हो। वह स्थान जहाँ से प्रकृति समाप्त होती है, बिल्कुल नहीं। वह स्थान जहाँ से कूटलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, जिसको कि अनुलेखन भी कहते हैं,
की शुरुआत होती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उपरोक्त सभी जब ये दोनों नहीं है तो उपरोक्त तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सब आप देख चुके, अब ऑप्शन ए आपका यहाँ सही जवाब हो गया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला सवाल है 32 नंबर। 32 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन आयनकारी विकिरण का उदाहरण है? कहने का मतलब कि आयोनाइजिंग रेडिएशन कहा जा रहा है। आपका ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि आयनीकरण विकिरण करने वाला कौन-सा किरण है इसमें से। तो आपको मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रॉन किरण निकलता है, यूवी रेज़ है, एक्स रेज़ है, गामा रेज़ है, बोथ एबीसी लिखा हुआ है। बहुत सारे यहाँ जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, तो उसमें कुछ ऐसे खास तरह के किरण हैं जिसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन कहने का मतलब ये है, आयनीकरण विकिरण कहने का मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन का मात्रा निकलता है और इलेक्ट्रॉन आयन आयन जो आयनीकरण है वो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें यूवी रेज है जिससे कि नहीं निकलता, एक्स रेज है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसको कि आयनीकरण रेडिएशन बोलोगे, और गामा रेज भी है जिससे कि इलेक्ट्रॉन रेडिएशन निकलता है, इलेक्ट्रॉन आयन निकलता है। तो ये आपका एक्स रेज भी हो गया, गामा रेज भी हो गया, लेकिन यूवी रेज दिया हुआ है ऑप्शन ए में तो ये नहीं होता। तो बी और सी दोनों सही जवाब है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? डी में दिया हुआ है बोथ बी एंड सी, यानी बी और सी दोनों ही होंगे। बिल्कुल बी और सी दोनों ही होंगे। तो ये आपका डी जो है वो सही जवाब हो गया। इसमें हिंदी वाला ऑप्शन यहाँ पर है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर करके बी एंड सी, बी एंड सी में एक्स रेज और गामा रेज लिखा हुआ है, ये दोनों ही सही जवाब हो गया। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 नंबर सवाल में आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रोग 21वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता के कारण होता है? कहने का मतलब यहाँ क्या है, जो गुणसूत्र होता है, आपको क्लासेस में भी मैं समझाई हूँ कई बार, जो गुणसूत्र है, मानव का गुणसूत्र उसकी संख्या होती है 46, 46 नंबर। उसमें आपको पता है कि 46 को हमेशा हम लोग 23 जोड़ा कहते हैं। कहने का कारण ये है कि वो एक-एक जो है वो जोड़े में रहता है। तो जितने 23 जोड़े हो गए तो संख्या तो 46 हो गई। तो जो जोड़ा बनता है ना, उसमें सब अपना अलग जो जोड़ा रहेगा वो जोड़ा एक साथ कार्य करता है। तो दोनों जोड़ा एक साथ कार्य करता है, पर क्या है कि गिनती के समय जब 21वीं नंबर गुणसूत्र पर आप पहुंचोगे तो 21 नंबर गुणसूत्र में क्या होता है, 3 वहां पर हो जाते हैं, जबकि जोड़ा होना चाहिए लेकिन गुणसूत्र 3 हो जाता है, जिसको कि यहाँ लिखा हुआ है त्रिसूत्रता। त्रिसूत्रता यानी ट्राइसोमी कहते हैं उसको। 2 होना चाहिए, हमेशा जोड़े में रहना चाहिए, पर यहाँ 3 हो गया। तो गुणसूत्र एक एक्स्ट्रा वहां पर हो जा रहा है, तो टोटल संख्या वहां कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी, 47, जबकि जोड़े जोड़े में है। लेकिन 21 नंबर के गुणसूत्र में क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 हो जा रहा है, एक ज्यादा हो जा रहा है। तो 46 से वहां 47 बन गया, तो 47 हो गई। तो अगर गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाएगी या कम रह जाएगी तो उससे कोई ना कोई अनुवांशिक बीमारी लगती है। तो बस यही आपको बताना है कि अगर 21वें नंबर गुणसूत्र पर ऐसा हो, यानी जोड़े से एक एक्स्ट्रा त्रिसूत्रता हो जाए, तो उसके कारण कौन सा अनुवांशिक बीमारी लगता है वो आपको बताना है। ये आपको मैं सेट 3 जब आप कर रहे थे उस वक्त भी इससे सवाल था और सेट 4 में भी इससे सवाल था, और मैं आपको वहां पर बताई थी। तो आसानी से आप उसको चुन सकते हो। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन लिखा हुआ है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम, और चौथा दिया हुआ है फेनाइलकीटोनुरिया। तो मैं आपको बताई थी वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में ही ऐसा होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ सही जवाब है, डाउन सिंड्रोम। ये ऑप्शन सी आपको उसी वक्त बताई थी कि क्या होता है इसमें, कि 21वें नंबर गुणसूत्र पे एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है और टोटल संख्या 47 हो जाती है, उसी को हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ सी आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे देखा जाए 34 नंबर में क्या है। 34 नंबर में पूछा जा रहा है कि मानव जीनोम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, सही बात है। आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी मानव जीनोम परियोजना के बारे में पहले भी सेट में समझाई हूँ, क्लास में भी समझाई हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो बात यहाँ पे आ रही है कि ये प्रोजेक्ट करने का मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लिया जाए, ऑप्शन के हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या उद्देश्य था ऐसा करने का।
ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्यार्थियों के बीच जीनोमिक अनुसंधान के बारे में जागरूकता फैलाना, बिल्कुल नहीं, इसका ये मकसद था ही नहीं। जो भी वैज्ञानिक हैं या जो विद्यार्थी हैं, उनको इसके बारे में समझाने के लिए, सिखाने के लिए ये थोड़ी परियोजना की गई है। इस परियोजना की आवश्यकता थी, मानव के जीनोम को जानने की आवश्यकता थी कि कौन से वजह से किस तरह का रोग मानव को लगता है और कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब उसका मकसद था। ये मकसद नहीं था कि विद्यार्थियों को पढ़ाना है या उसके प्रति जागरूकता बताना है। कोई ये सरकार का परियोजना थोड़ी है कि वो परियोजना विद्यार्थियों को और जो शिक्षक हैं उसको बताना पड़े। ठीक है, तो सीधी सी चीज यही है कि विद्यार्थियों के लिए ये वो मकसद नहीं था। बी में दिया हुआ है वैज्ञानिकों के बीच जीनोमिक अनुसंधान के बारे में जागरूकता फैलाना, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। जागरूकता फैलाने जैसा कोई इसका मकसद है ही नहीं। मकसद यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन मानव के जीन को इसलिए जाना जाना चाहिए ताकि उसमें किसी भी प्रकार का अनुवांशिक रोग है तो वो अनुवांशिक रोग का पता लगा सके, उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, मानव जीनोम में स्थित सभी क्षारों का अनुक्रम का पता लगाना, या लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। यहाँ ऑप्शन सी सही जवाब हो गया। इसका मकसद था कि मानव मानव के जीनोम में जितने स्थित क्षार हैं उसका अनुक्रम क्या है, ताकि उस अनुक्रम से पता लग जाए कि वो अनुक्रम के माध्यम से किस किस तरह के आगे चल के प्रोटीन बनते हैं। तो यहाँ पे मकसद बहुत सारे हैं, एक दो से ज़्यादा, पर यहाँ आपका जो दिया हुआ है उसी को चुनना है। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका हो गया सही जवाब। चलिए देखिए आगे क्या पूछा जा रहा है। अगला सवाल है आपका 35 नंबर सवाल और सेट 5 का ये आखिरी सवाल है। और आपके पूरे रिलीज किए गए जितने सेट हैं वो टोटल 5 सेट ही है और 5 का ये आखिरी सवाल मीन्स पूरे सेट का ये आखिरी सवाल है आपका। इसके पहले के सारे सेट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं देखे हो तो पीछे वीडियो जा करके आप देख लीजिए और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी, वहां से भी आप देख लोगे। वो सारे आप जा करके सेशन देख लीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में होना ही होना है। जनवरी के लिए फुली आप प्रिपेयर हो जाइए और जितना मैं आपको सेट तैयार करके दे रही हूँ वो सारे के सारे सेट बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको कराया गया है। आप समझ के इसको एक बार कर लेते हो तो अगर इसमें से क्वेश्चन अलग ढंग से भी पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने जितने भी सेट्स अपलोड किए हुए हैं सारे के सारे मैं सेट अपलोड कर चुकी हूँ, वहां से आप सारे के सारे सेट आप जाकर देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का आखिरी सवाल क्या है और हमारे सारे सेट का आखिरी सवाल क्या है। ये आखिरी सवाल आपका है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग निम्नांकित में से किन किन क्षेत्रों में किया जा सकता है। बिल्कुल सही सवाल है, बहुत आसान भी सवाल है आपके लिए। आसान इसलिए क्योंकि मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ तो अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो इस सेट में भी मैं आपको समझाई थी जब मैं सेट 5 करा रही हूँ। अभी इस सेट में तुरंत मैं थोड़ी देर पहले समझाई हूँ कि इसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक दिया गया था और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या है कि जितने भी मानव हैं उसका जो डीएनए है उसमें किस तरह के जीन लगे हुए हैं, उसका क्या जीन बैंड बनता है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं, किस कारण से उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ आप इसका यूज कर सकते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, कानून की मदद के लिए वैज्ञानिक जांच में, बिल्कुल करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कानून फॉरेंसिक टेस्ट के लिए किया ही जाता है, वैज्ञानिक जांच होती है उसमें। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी यानी अनुवांशिक विविधता, बिल्कुल इसके लिए भी किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी विकासीय जीव विज्ञान, इसके लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी लिखा हुआ है उपरोक्त सभी, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है तो कानून के मदद के लिए वैज्ञानिक जांच में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कैसे उपयोग होता है ये समझ लीजिए। क्या होता है ना कि कहीं भी अगर क्राइम हुआ होता है तो क्राइम जिस जगह पर होता है अगर वहां से कोई भी नमूना प्राप्त हो जाए, किसी भी तरीके का सैंपल, जैसे कि किसी का बाल वहां गिरा हुआ है या रक्त गिरा हुआ है या किसी तरीके से कहीं खरोंच लगी है, वहां कोशिका पड़ा हुआ है, अगर ये सब किसी प्रकार का सैंपल मिल जाता है क्राइम सीन के जगह पे जहाँ पे क्राइम हुआ है
तो अगर वो सैंपल मिलता है इसका मतलब कि वो ज़रूर वहाँ पे कोई व्यक्ति था जिसका कि गिरा है, तो इसका मतलब जिसका भी बाल गिरा है वहाँ पे कोई न कोई संबंध उसका उस क्राइम सीन से ज़रूर है। चाहे या तो वो विक्टिम है, विक्टिम यानी कि वो दोषी है, या तो फिर कोई न कोई ताल्लुक ज़रूर है इस केस से। तो क्या करते हैं, अगर वो सैंपल मिलता है और उस सैंपल को हम लोग जब उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किया जाता है जिसको कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक बोलते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके उसमें जीन में जो भी जीन बैंड है वो पता लगाया जाता है, और वो जीन बैंड जिस पे शक है उसके जीन से मैच किया जाए, और वो बैंड अगर मैच हो जाए तो पक्का ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई उसका उस क्राइम सीन से कोई ना कोई ताल्लुक था। तो वहाँ पे इस तरह के केस को सॉल्व करने के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कारगर होता है। और बी में लिखा हुआ है आनुवांशिक विविधता, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जीन होते हैं, तरह-तरह के जो प्रजाति इस पृथ्वी पर रहते हैं, उसमें जीन के आधार पे क्या विविधता है, क्या अंतर है, वो भी पता लगाया जाता है। और विकासीय जीव विज्ञान यानी कि जीवोद्भव जिसको बोलते हैं, इवोल्यूशन, पहले से कोई जीव थे, वही जीव में परिवर्तन होकर के वो दूसरे ही जीव में परिवर्तित हो गया, ये होता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि हाँ भाई, जैसे बोलते हैं ना मानव का निर्माण हुआ है चिंपांजी से, तो किस आधार पे बोल सकते हैं? क्या कुछ लक्षण के आधार पे, किस आधार पे? तो वही बात है कि चिंपैंजी से हम लोगों का बहुत सारा लक्षण मिलता-जुलता है, और उसके जो जीन बैंड हैं और हमारे जो जीन बैंड हैं मानव के, वो सब बहुत ज़्यादा मिलता-जुलता है, इसलिए लोग मानते हैं कि हमारा निर्माण चिंपैंजी से हुआ है। तो इसके लिए भी बहुत कारगर होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस वजह से ए, बी, सी तीनों सही जवाब है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे उपरोक्त सभी सही जवाब हो गया। ठीक है? चलिए ये आपका ख़त्म हो गया। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप समझ गए हो तो फिर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको उनकी भी मदद हो सके। और अगर आपको कुछ और सेट चाहिए या और कुछ तरह के क्वेश्चंस हैं आपके पास, या किसी तरह का और वैसा सवाल है जिसमें दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको एक्सप्लेन करके समझाऊँगी। ठीक है? चलिए, बाय।